इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक और डिजीज के बारे में जिसका नाम है एड्स। एड्स का एक्सपैंड फॉर्म क्या होगा? अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके नाम का क्या मतलब है, इससे क्या मीनिंग निकल रहा है। तो अक्वायर्ड का मतलब ऑब्टेन्ड करना, प्राप्त करना। इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनो का मतलब पैथोजन से फाइट करने की एबिलिटी। इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब कम होना, यानी कि पैथोजन से फाइट करने की एबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। जैसे आप देखते हैं कि कोई एक डिजीज कॉज होता है तो आप देखेंगे उससे कुछ सिम्टम अराइज होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बहुत तरह के अब नॉर्मल सिम्टम होते हैं। एक डिजीज में जितने सिम्टम होते हैं यहाँ पे आप देखोगे कई डिजीज को मिलाकर जो सिम्टम होता है वो सिम्टम यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब बहुत सारे अब नॉर्मल करेक्टर यहाँ पे दिखाई देंगे। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का मतलब समझ में आ रहा है? ग्रुप ऑफ अबनॉर्मल कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो क्या रहा है? आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम खत्म हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीज आपके बॉडी पर अटैक कर रहे हैं और ऐसा होने से कई सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके पैथोजन की बात करें तो पैथोजन क्या होगा इसमें? पैथोजन होगा वायरस, और उस वायरस का नाम क्या है? HIV। HIV को हम क्या कह सकते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। मतलब वो वायरस जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दे रहा है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम को वीक कर दे रहा है। तो ऐसे पैथोजन को हम क्या कहते हैं? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब देखिए, ये तो देख लिया आपने पैथोजन किस पैथोजन की वजह से कॉज हो रहा है, ये कैसे हमारे बॉडी में काम करता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, है ना। तो अगर हम वायरस के स्ट्रक्चर देखें सबसे पहले, तो ये वायरस है किस तरह का? इस टाइप का इसका शेप होगा, है ना। और आपको पता है कि किसी भी वायरस में दो ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, एक जेनेटिक मटेरियल और दूसरा प्रोटीन। ऐसा ही होता है ना, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हर एक वायरस में होता है, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन। तो यहाँ पर भी इसके चारों तरफ क्या होगा? प्रोटीन होगा, और इसके बीच में क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। आपको पता है जेनेटिक मटेरियल विल इधर DNA और RNA दोनों में से कोई एक ही होता है। दोनों तरह का जेनेटिक मटेरियल कभी भी किसी वायरस में नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है? प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट। ठीक है, तो प्रोटीन कोट का मतलब क्या हो गया? एक कवर बाहर से प्रोटीन का जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल क्या है? वो RNA है। क्या है? RNA। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये है जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल में क्या है? इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है? इसके अलावा इसमें कुछ एंजाइम्स हैं। ठीक है, और ये एंजाइम कौन सा है? ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। आपको जेनेटिक्स में पढ़ाए थे कि वायरस जब कभी, कुछ वायरस के केसेस में RNA ही DNA का निर्माण कर देता है, तो ऐसे केसेस में हम उसको क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम यही है ना। ये क्या है? इसके ऊपर जो आप इस टाइप से कैप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ऐसे बना हुआ है ना, ये भी प्रोटीन है ना। ये कौन सा प्रोटीन है? ये ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है ये? ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन आपको पता है क्या होता है? ये एंटीजेनिक होता है। क्या होता है? एंटीजेनिक।
मतलब आप समझ रहे हैं, किसी भी सेल में इसी ग्लाइकोप्रोटीन या इसी एंटीजन को पहचान करके हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो आप अभी तक सोच रहे होंगे यार, तो फिर वायरस के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बनने चाहिए थे, फिर वायरस का अभी तक ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ, इलाज क्यों नहीं हुआ, या फिर हमारा बॉडी इससे फाइट क्यों नहीं कर पाता है, क्यों डेथ कर जाता है हमारा बॉडी, इसका इलाज हम नहीं कर पाते, या हमारा बॉडी खुद से ही एंटीबॉडी क्यों नहीं बना पाता। जब एंटीजेनिक इसमें एंटीजन है इसके बाहर, तो एंटीजन को आइडेंटिफाई करता हमारा बॉडी और फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका कारण क्या है, देखिए इसके एंटीजन जो हैं इसके ऊपर एक कवर लगा होता है, ठीक है, नॉन एंटीजेनिक कवर होता है, और इस कवर की वजह से जो है ना ये प्रोटेक्टेड रहता है हमारे बॉडी में, सुरक्षित रहता है, हमारा बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना पाता है। तो नहीं बना पाने का कारण आप समझे, नहीं बना पाने का कारण ये है कि इसके ऊपर क्या है, नॉन एंटीजेनिक कवर है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को पता ही नहीं चलता है इसके एंटीजन के बारे में, और पता नहीं चलता इसकी वजह से हमारा बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना पाता, और आराम से हमारे बॉडी में ये चलते रहता है, फंक्शन करते रहता है, मल्टीप्लिकेशन करते रहता है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि ये हमारे बॉडी में मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इट विल अटैक ऑन हेल्पर टी सेल। किसके ऊपर अटैक करता है, हेल्पर टी सेल के ऊपर। और आपको पता है हेल्पर टी सेल क्या था, वो हमारे इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व था। अब हेल्पर टी सेल ही खत्म हो गया तो बॉडी में एंटीबॉडी बनने का कोई चांस ही नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, हमारे बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस कॉज्ड हो जाएंगे, और फिर हम चूंकि एंटीबॉडी बन नहीं रहा है, इम्यून सिस्टम खत्म हो गया हमारा, हेल्पर टी सेल ही खत्म हो गए। हेल्पर टी सेल का काम आपको पता है, वही तो बी सेल को स्टिमुलेट्स करता था, जिसकी वजह से बी सेल क्या करता था, एंटीबॉडी बनाता था। अब हेल्पर टी सेल ही सारे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनेगा, और इस तरीके से हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, है ना। तो देखिए किसके ऊपर अटैक करता है, यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है ना। HIV डिस्ट्रॉय हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल को ही क्या कर देता है जी, नष्ट कर देता है। अब देखिए थोड़ा सा ये अटैक कैसे करता है, इस जगह पे मैंने लिख दिया, इधर लिख देता हूँ, है ना। HIV अटैक ऑन हेल्पर टी सेल एंड डिस्ट्रॉय इट, इसको डिस्ट्रॉय करता है, इसको नष्ट करता है, ठीक है। तो मान लो कि ये हेल्पर टी सेल है या सेल है जिसके ऊपर ये अटैक कर रहा है, ठीक है। इस सेल के ऊपर क्या कर रहा है, ये अटैक कर रहा है। तो इस सेल के ऊपर भी इसी तरह के जो है सब्सटेंस, प्रोटीनस सब्सटेंस होते हैं, जिसके सहारे ये वायरस क्या होता है, जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद इसमें जो बताया कि नॉन एंटीजेनिक कवरिंग है, ये स्लाइटली कुछ समय के लिए ये यहाँ से हटता है, और हटने के बाद क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक, इसका जेनेटिक मटेरियल और जो एंजाइम है, ये दोनों इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है हमारे सेल के अंदर, ठीक है। तो हमारे सेल के अंदर क्या पहुंच गया, ये वायरस का RNA पहुंच गया, वायरल RNA, और क्या पहुंच गया, साथ में ये एंजाइम पहुंच गया। तो ये एंजाइम क्या है, आपको पता है इस एंजाइम के बारे में, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना, पता है ना आपको। चलिए, तो अब क्या करेगा ये RNA, सोचिए क्या करेगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने से क्या करेगा, ये DNA का निर्माण करेगा। RNA से किसका निर्माण कर देगा, ये DNA का, ठीक है। अब ये जो DNA बन के तैयार हुआ, ये किसका है, ये हमारे सेल का नहीं है यार, ये वायरस का है ना। इस एंजाइम की मदद से ये बनाया। अब हमारा जीनोम मान लो इस जगह पे है, ठीक है,
इस जगह पे हमारा जीनोम है, ठीक है ना। तो ये इनकॉर्पोरेट्स विथ आवर जीनोम, हमारे जीनोम के साथ ये इंटरफेयर करता है, ये जुड़ता है, ठीक है। तो वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स विथ ह्यूमन जीनोम, हमारे जीनोम के साथ ये क्या करता है, कॉर्पोरेट, उसके साथ इंटरफेयर, उसके साथ जुड़ता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हमारा जीनोम है, हमारा डीएनए है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा ही, है ना। तो यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये आरएनए जो बनता है ये एक्चुअली हमारे सेल का नहीं है, किसका है, वायरस का, समझ में आ रहा है ना। तो ये वायरल आरएनए इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या होगा, वायरल आरएनए का निर्माण होगा। हो गया ना ये वायरल आरएनए का निर्माण। अब देखिए जेनेटिक मटेरियल बन गया, इसका मतलब उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन है कि बॉडी कैसे बनना है। तो ये जो आरएनए है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नए वायरस के रूप में। बात समझ में आ रही है, क्या हो जाता है, नए वायरस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये पूरा सेल ही भर जाता है वायरस से, पूरा सेल भर जाता है। और जब ये पूरा सेल वायरस से भर जाता है, इसके बाद ये सेल रप्चर कर जाता है, टूट जाता है ना। और टूटने के बाद ये सारे वायरस कहाँ आते हैं, बाहर आते हैं और नए सेल को इन्फेक्ट करते हैं, है ना। तो वायरसेज कम्स आउट, है ना, एंड इन्फेक्ट न्यू सेल्स, नए सेल्स को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। तो ये आपने देख लिया कि वायरस कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या है, अब बता, पूरा टी हेल्पर टी सेल ही खत्म हो जाएगा तो हमारा इम्यूनिटी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो वायरस जो है एक आप डिजीज नहीं, बस आप ऐसा कह सकते हो कि इसमें हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम खत्म होता है। अगर इम्यून सिस्टम खत्म होने के बाद अगर आप माइक्रोब्स से अलग रहते हो, यानी कि आपके कांटेक्ट में माइक्रोब्स नहीं आते, तो एड्स होने के बाद भी आप सरवाइव कर सकते हो लॉन्ग टाइम पीरियड तक। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हम अपने आसपास वातावरण में इतने ज़्यादा माइक्रोब्स पैथोजन से घिरे हुए हैं कि उससे दूर रखना काफ़ी डिफिकल्ट है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट किए जाए तो एड्स के पेशेंट भी सर्वाइव कर सकते हैं लंबे समय तक, ठीक है। तो ये तो देखा वो हमारे सेल को कैसे डैमेज करता है, कैसे डिस्ट्रॉयड करता है, ये चीज़ें। अब देखिए इसके बारे में कन्फर्मेशन कैसे होता है, आखिर कौन सा टेस्ट होता है, ये जांच होता है कि ये पता चलता है कि एड्स है। तो अगर हम बात करें HIV पॉजिटिव की, है ना, किसकी बात करें, HIV पॉजिटिव की। HIV पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, HIV पॉजिटिव का मतलब है कि हमारे बॉडी में वायरस है लेकिन हमें एड्स नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी में प्लाज्मोडियम पहुंचा और तुरंत मलेरिया हो गया। जब तक उसका संख्या बढ़ेगा नहीं, जब तक सिम्टम अराइज नहीं होगा, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमें मलेरिया हुआ है। तब तक तो हमारा बॉडी फाइट कर रहा है ना। यहाँ पे ठीक है फाइट नहीं कर रहा है लेकिन कम संख्या हमारे बॉडी पे इफेक्ट नहीं डालेगा। तो HIV पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, HIV पॉजिटिव का मतलब है कि HIV है ना, वायरस is present in our body but not suffered with AIDS, ठीक है। HIV है, ठीक है, पॉजिटिव का मतलब HIV है लेकिन एड्स नहीं हुआ है अभी। क्लियर है, क्यों नहीं फाइट कर पाता है हमारा इम्यून सिस्टम, ये तो समझ में आ गया। चूंकि ग्लाइको जो एंटीजन होता है उसी के अगेंस्ट तो एंटीबॉडी बनते हैं और यहाँ एंटीजन ही कवर्ड रहता है, इसलिए हमारा बॉडी कुछ नहीं कर पाता इसके अगेंस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो HIV पॉजिटिव का मतलब समझ गए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, अगर वर्ल्ड एड्स डे की बात करें, किस दिन एड्स दिवस मनाया जाता है, तो ये होता है 1 दिसंबर, ठीक है। 1 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए आगे, ये हो गया हमारा। इसके बाद और हम देखते हैं कि ये वायरस क्या करता है बॉडी में, ये तो आपने देख लिया ना,
कैसे ये ट्रांसमिट होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे ट्रांसमिट होता है, उससे पहले हम ये कह रहे थे कि इसका जांच क्या है ना। जैसे हम टाइफाइड के केसेस में देख रहे थे, तो देख रहे थे कि उसका कन्फर्मेशन विडाल टेस्ट होता है ना। तो एड्स का कैसे होता है जी, एड्स इज कन्फर्म्ड बाय एलिसा। यहाँ एक टेस्ट होता है जिसका नाम क्या है, एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है, ऐसे आप चिंता ना करें, इस टेस्ट के बारे में हम पूरा डिटेल से बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में जानेंगे। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में ये समझेंगे कि वो टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, किस तरीके से वो टेस्ट ये पता कर पाता है कि HIV पॉजिटिव है पर्सन या फिर HIV निगेटिव है। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। अभी थोड़ा सा इसको यहीं पे रहने दीजिए, है ना। फिलहाल बस इतना जानिए कि एड्स का कंफर्मेशन किससे होता है, एलिसा से होता है। ये टेस्ट है, एक जांच है ना। अब देखिए, इसका तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं, इलाज नहीं है, तो इससे बचना ही इसका इलाज है, प्रिवेंशन ही इसका क्योर है ना। तो ये जानते हैं कि ये फैलता कैसे है। अगर हम ये जान गए कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट कैसे होता है, तो हम बचने का रास्ता भी ढूंढ लेंगे, है ना। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, ऑफ ट्रांसमिशन, है ना, ये फैलता कैसे है। तो पहला जो है इसके फैलने का कारण है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो रोक नहीं सकते ना, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड के लेन देन से पहले ये जरूरी है कि उसको अच्छे से जांच किया जाए। ठीक है, तो ब्लड, जैसे मान लीजिए कि ब्लड में HIV है और वही ब्लड किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है, तो ऐसे केसेस में वो व्यक्ति भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहला मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही होता है ना। दूसरा क्या होता है, यूज ऑफ इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगर इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया, जैसे एक पर्सन को एड्स था, उसको सर्जरी किया गया और उसी से किसी नॉर्मल पर्सन को सर्जरी किया गया, तो ऐसे केसेस में भी ये फैलेगा। और नीडल्स, अगर नीडल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, इन्फेक्टेड नीडल्स का, तब भी ये फैल जाएगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन। तो दो तरीका आपने देखा, एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन और दूसरा देखा इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या नीडल्स। तीसरा तरीका क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, है ना। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से भी ये फैलता है। क्लियर। फोर्थ क्या होगा, तीन तो तरीका आपने देख लिया, है ना, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू प्रेग्नेंट मदर टू इट्स फीटस या एम्ब्रियो। ठीक है, तो अगर मदर इन्फेक्टेड है HIV से, तो उसके बच्चे में भी, उस यूटेरस के अंदर डेवलप होने वाले बच्चे में भी ये पहुंच जाएगा। चलो एक बार इसको समझते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड का लेन देन अगर बिना जांच का हुआ तब हो सकता है। यूज ऑफ इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या निडिल, किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या निडिल का इस्तेमाल किया गया जो इन्फेक्टेड है, तब ये फैल सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर किया गया इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तब ये फैल सकता है। और प्रेग्नेंट वुमेन से इसके बच्चे में जा सकता है। ठीक है, ये तरीका देखा। तो बच कैसे सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले इसकी अच्छी से जांच होनी चाहिए। दूसरा, यूज ऑफ इन्फेक्टेड सर्जिकल, कभी भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करना होगा यूज करने से पहले, या फिर निडल्स जो हम यूज करते हैं वो डिस्पोजेबल होना चाहिए, या सिरिंज जो यूज करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, तो यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड विथ
अननोन और मल्टीपल पार्टनर, अनजान व्यक्ति के साथ या एक से ज़्यादा व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स को रोक करके भी HIV से बचा जा सकता है। फ्रॉम प्रेग्नेंट मदर टू इट्स बेबी, प्रेग्नेंट मदर से बच्चे तक जाता है। तो नाउ अ डे इसके लिए ड्रग्स अवेलेबल है। इस ड्रग्स के द्वारा प्रेग्नेंट मदर से बेबी तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि प्रेग्नेंट मदर का HIV टेस्ट हो, उससे अगर पता चला कि पॉजिटिव है तब वो ड्रग दे करके इससे प्रिवेंट किया जा सकता है, बच्चों को रोका जा सकता है ना। तो ये देखा आपने एड्स के बारे में। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और छोड़ रहे हैं, वो है सिम्टम्स, है ना, कि इस डिजीज का सिम्टम्स क्या है। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहचानने के लिए वो है वेट लॉस। शरीर का वजन जो है ना वो बहुत तेजी से रिड्यूस्ड होता है, शरीर का वजन बहुत तेजी से कम होता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा माइल्ड फीवर, हल्का फीवर भी हो सकता है, डायरिया जैसे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, या माइल्ड इन्फेक्शन, सर्दी खांसी, ये सब थोड़े इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये इसका इनिशियल सिम्टम है। सबसे जो इंपॉर्टेंट सिम्टम आपको दिख रहा है ना वेट लॉस, इट्स में वजन शरीर का बहुत तेजी से कम होता है। माइल्ड फीवर, डायरिया, माइल्ड इन्फेक्शंस, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखो होता क्या है, अगर और आगे चलते गया आप माइक्रोब से कांटेक्ट में आ गए, कोई भी, जैसे मान लीजिए कि मलेरिया आपको कॉज्ड हो गया, आप एड्स के पेशेंट पहले ही से, तो पहले अगर मलेरिया कॉज्ड होता तो क्या होता, आपका इम्यून सिस्टम उसके साथ फाइट करता, आपको जल्दी ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ पे इम्यून सिस्टम काम ही नहीं करेगा, मतलब कोई भी डिजीज इजिली आपके बॉडी पे अटैक करेगा। कोई भी माइक्रोब्स इंटर किया मतलब वो डिजीज कॉज्ड कर दिया। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से पेशेंट में कई डिजीज एक साथ क्रिएट हो जाते हैं। तो एड्स तो एक है ही डिजीज, लेकिन एड्स होने की वजह से बॉडी में बहुत सारे डिजीज कॉज हो जाते हैं, इसलिए पेशेंट को बचा पाना काफ़ी टफ, काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो ये देखा आपने एड्स के बारे में। इसके बाद के वीडियो में हम कैंसर के बारे में डिटेल से जानेंगे।